नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम यूनिट 1 शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान, प्रकृतिवाद, व्यावहारिकता, आदर्शवाद और यथार्थवाद पर महत्वपूर्ण थ्योरी और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जो साथी भी क्लास पे आए हैं, क्लास को लाइक अवश्य करें। तो साथियों, क्लास लंबी हो सकती है, इसलिए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को पूरा देखें ताकि हर टॉपिक आपके समझ में आए। तो पहला टॉपिक है शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान। तो शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है। तो क्या है? दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा उसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। बिना दर्शन की सहायता के शिक्षा की कोई योजना सत्य तथा उपयोगी नहीं हो सकती है। तो क्या बताया गया है कि दर्शन के बिना या दर्शन की सहायता के शिक्षा की कोई योजना सत्य तथा उपयोगी नहीं हो सकती है। तो इसमें परिभाषा दी है स्पेंसर के अनुसार। परिभाषा है वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। तो स्पेंसर महोदय का कथन है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। अब आया दर्शन का शाब्दिक अर्थ। तो दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दर्शन अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी शब्द का रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के किस भाषा से? ग्रीक के दो शब्दों फिलोस तथा सोफिया से हुई है। फिलोस का अर्थ है प्रेम अथवा सोफिया का अर्थ है ज्ञान या अनुराग। तो फिलोस का क्या अर्थ है? प्रेम, और सोफिया का क्या अर्थ है? ज्ञान या अनुराग। नेक्स्ट है प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है। किसमें लिखा है? प्लेटो की क्या पुस्तक है? रिपब्लिक में लिखा है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसे दार्शनिक कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसे दार्शनिक कहा जाता है। ये किसने लिखा? प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा। अगर पूछा जाए तो याद रखना कि जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसे दार्शनिक कहा जाता है। तो ये किसने कहा? प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। नेक्स्ट है हेडरसन के अनुसार दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्या का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी के साथ किया हुआ विश्लेषण है जिनका मानव ने कभी अनुभव किया हो। ये किसने कहा? हेडरसन के अनुसार ये कथन है। नेक्स्ट है शिक्षा के 5 दर्शन। तो साथियों, हम क्लास को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो सकती है, तो इसलिए क्लास को जल्दी जल्दी से पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षा के 5 दर्शन हैं शाश्वत, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद। तो अगर पूछा जाए इन पांचों में से कि शिक्षा के 5 दर्शनों में से कौन सा दर्शन है और दिया जाए कोई भी दर्शन, तो याद रखना पहला है शाश्वतवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद और अस्तित्ववाद। ये क्या है? शिक्षा के 5 दर्शन हैं। नेक्स्ट है प्रकृति। तो प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद के बारे में क्या है? यह विचारधारा केवल भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है। तो प्रकृतिवाद क्या किसमें आस्था रखती है? भौतिक ब्रह्मांड में। किसमें? भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है प्रकृतिवाद। यह प्रकृति को सर्वोत्तम सत्य के रूप में स्वीकार करता है। तो प्रकृतिवाद किसको सर्वोच्च मानता है? प्रकृति को ही सर्वोच्च मानता है। प्रकृतिवाद अध्ययन को किसी भी प्रकार कोई महत्व नहीं देता। तो प्रकृतिवाद अध्यात्म को किसी भी प्रकार से कोई महत्व नहीं देता। यह प्रकृति को मूल तत्व मानता है। तो ये प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृति को ही मूल तत्व मानता है।
इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। तो प्रकृतिवाद ने क्या माना है कि प्रकृतिवाद ने कहा है कि इस दर्शन के अनुसार, यानी प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार, प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। ये कथन किसका है? प्रकृतिवाद का ये दर्शन कथन है। अगला है प्रकृतिवाद के अनुसार। तो प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक पदार्थ एवं क्रियाएं ही सत्य है। क्या है? प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक पदार्थ एवं क्रियाएं ही सत्य है। यह एक अत्यंत प्राचीन दर्शन है। भारतीय दर्शन में तो मनुष्य को प्राकृतिक तत्वों जैसे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर से ही निर्मित माना जाता है। तो प्रकृतिवाद इन चारों से क्या मानता है? निर्मित मानता है। अब है टॉपिक अगला, प्रकृतिवाद का अर्थ। तो अब पढ़ेंगे हम प्रकृतिवाद का अर्थ। प्रकृतिवाद शब्द में प्रकृति शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। एक है भौतिक प्रकृति और दूसरा है मानव प्रकृति। तो प्रकृतिवाद पूछा जाए, प्रकृतिवाद शब्द में प्रकृति शब्द दो अर्थों से बना है। कौन कौन से हैं? भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति। भौतिक प्रकृति को दर्शन शास्त्र ने प्रकृतिवादी सिद्धांत में सहतत्व माना गया है। मानव प्रकृति की व्याख्या मनोविज्ञान करता है। तो मानव प्रकृति की व्याख्या कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। प्रकृति ही नियम है और वही नियंत्रणा भी प्रकृति ही साधन है। तो प्रकृति ही नियम है और नियंत्रणा ही भी प्रकृति ही साधन है। होना चाहिए प्रकृति ही साधन है और वही साधन साध्य भी प्रकृति ही आदि है। और प्रकृति ही साध्य है और प्रकृति ही आदि है और प्रकृति ही अंत है। तो प्रकृतिवाद क्या मानता है? प्रकृति को ही नियम मानता है, प्रकृति को ही साधन मानता है और प्रकृति को ही आदि मानता है और प्रकृति को ही अंत मानता है प्रकृतिवाद। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद की परिभाषा। प्रकृतिवाद की परिभाषा क्या है? ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है, कुछ प्रमुख विशेषता है। कौन कहते हैं? ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है जेम्स वाल्ड के अनुसार। किसके अनुसार? जेम्स वाल्ड के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। तो प्रकृतिवाद सिद्धांत क्या करता है? प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। तो आत्मा को किसके अधीन? पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। तो अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है प्रकृतिवाद। और किसके अनुसार? जेम्स वाल्ड के अनुसार। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। तो प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है यह भौतिक संसार ही सत्य है। तो भौतिक संसार ही सत्य है, कौन मानता है? प्रकृतिवाद। दूसरा है ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है। तो ब्रह्मांड की रचना क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया है प्रकृतिवाद के अनुसार। तीसरा है मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो मनुष्य क्या है? संसार की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्कृष्ट रचना है। प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति को ही अंतिम सत्ता या वास्तविकता मानता है प्रकृतिवाद। नेक्स्ट है संसार का कर्ता या कारण दोनों स्वयं प्रकृति है। तो प्रकृति क्या मानती है? स्वयं को कर्ता या कारण दोनों ही स्वयं मानती है प्रकृति। और छठवां है प्रकृतिवाद में धर्म व ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। तो प्रकृतिवाद में धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। सातवां है प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं और प्रकृति के जो नियम है वो अपरिवर्तनीय हैं, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आठवां है मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान है। तो मानव की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो किसके समान है? पशुओं के समान है। इस सृष्टि का
निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। तो ये क्या मानते हैं प्रकृतिवाद कि इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ वो वस्तु या तत्व से हुआ है। और लास्ट है 10वां, वास्तविकता की व्याख्या केवल प्रकृति विज्ञान द्वारा की जा सकती है। तो प्रकृतिवाद क्या मानता है कि वास्तविकता की व्याख्या केवल प्रकृति विज्ञान द्वारा ही की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। तो प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं? तो पहला टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा। तो प्रकृतिवाद में क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवादी शिक्षा में बाल केंद्रित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन एडम्स ने किया। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, प्रकृतिवादी शिक्षा में बाल केंद्रित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? जॉन एडम्स ने किया। इसमें शिक्षा पाठ्यक्रम व परीक्षा के स्थान पर बालक को शिक्षा का केंद्र माना गया है। तो क्या माना गया? इसमें बालक को शिक्षा का केंद्र माना गया है प्रकृतिवाद में। और किसने माना है? जॉन एडम्स ने। नेक्स्ट है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। तो प्रकृतिवाद क्या करती है? पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करती है। प्रकृतिवादी पुस्तकीय शिक्षा का अनावश्यक मानते हैं। उनका मत है कि इस काल की शिक्षा का आधार करके सीखना निरीक्षण और अनुभव द्वारा होना चाहिए। तो प्रकृतिवाद क्या मानता है कि शिक्षा का आधार कैसा होना चाहिए? करके सीखना और स्वयं द्वारा अनुभव एवं उसका निरीक्षण करके सीखना ही प्रकृतिवाद का मूल विशेषता है। नेक्स्ट है बालक की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या दिया गया है? बालक की स्वतंत्रता। बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। बालक की शिक्षा में हस्तक्षेप न करके उसको स्वतंत्रता देकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो प्रकृतिवाद क्या कहता है कि बालक की शिक्षा में हस्तक्षेप न करके उसको स्वतंत्रता देकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि अभिभावक कुछ और सोचे कि हमारा बच्चा कुछ और बने और बालक कुछ और सोचे, तो उससे क्या होगा? बालक की शिक्षा में रुचि नहीं होगी। और प्रकृतिवाद कहता है कि इसमें बालक की शिक्षा स्वयं के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि वह अपनी शिक्षा स्वयं डिसाइड करे कि उसे क्या बनना है और किस शिक्षा को ग्रहण करना है। ये प्रकृतिवाद बालक को क्या इसमें स्वतंत्रता देता है कि वह शिक्षा ग्रहण करने का अवसर उसे स्वयं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रगतिशीलता। तो इसमें क्या है? प्रगतिशीलता। जिस प्रकार बालक का शारीरिक विकास आयु के साथ साथ होता है, क्या कहा गया है? जिस प्रकार बालक का शारीरिक विकास आयु के साथ साथ होता है, उसी प्रकार शिक्षा को धीमी धीमी प्रगति करनी चाहिए, ना कि एकदम ही तेजी से। तो इसमें प्रगतिशीलता में जिस प्रकार बालक की शारीरिक विकास के साथ साथ होता है, उसी प्रकार शिक्षा को भी धीमी धीमी प्रगति करनी चाहिए, प्रगतिवाद का कथन है। अगला है न्याय स्वतंत्रता व भ्रातृत्व का विकास। शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों में सामाजिक न्याय की भावना, समानता व स्वतंत्रता की भावना व भाईचारे की भावना का विकास हो। तो प्रकृतिवाद क्या कहता है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों में सामाजिक न्याय की भावना, समानता व स्वतंत्रता की भावना व भाईचारे की भावना का विकास हो। ये प्रकृतिवाद मानता है। अगला है नेक्स्ट टॉपिक व्यवहारिकता या व्यवहारवाद का अर्थ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनैतिक विज्ञान के विरोध में एक नवीन क्रांति हुई, जिसे क्या कहा जाता? व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की परिभाषा। तो व्यवहारवाद की परिभाषा किसके अनुसार? डेविस स्टन के अनुसार। व्यवहारवाद का प्रणेता डेविस स्टन को माना जाता है। तो व्यवहारवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? डेविस स्टन को माना जाता है। इनके अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। उत्तर व्यवहारवाद लागू करने वाले डेविस स्टन पूर्वी महोदय ही हैं। तो उत्तरवाद लागू किसने किया? तो ये भी डेविस स्टन ने ही लागू किया, उत्तर व्यवहारवाद। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के महत्वपूर्ण विशेषताएं किसके अनुसार? डेविस स्टन के अनुसार। तो व्यवहारवाद के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं डेविस स्टन के अनुसार। पहला है नियमितताएं, दूसरा है सत्यापन, तीसरा है तकनीक, चौथा है परिमाणीकरण, पांचवा है मूल्य निरपेक्ष। नेक्स्ट है
छठवां है व्यवसायीकरण, सातवां है एकीकरण, आठवां है विशुद्ध विज्ञान। ये किसके अनुसार है? डेविस स्टन के अनुसार। डेविस स्टन के अनुसार क्या है? प्रकृति व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नियमितताएं। क्या है? नियमितताएं। नियमन से आशय यह है कि राजनैतिक व्यवहार के अध्ययन हेतु नियमों एवं सिद्धांतों का निर्धारण संभव है। यद्यपि मानव व्यवहार परिवर्तनशील है और अनेक कारणों से प्रभावित होता है, किंतु मानव के राजनैतिक व्यवहार में नियमितता को ढूंढा जा सकता है। वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मानव व्यवहार की नियमितताओं को खोजकर राजनैतिक व्यवहार को समझने योग्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है तकनीक। तो तकनीक में क्या है? तकनीक वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से तथ्यों की प्राप्ति एवं उनका विश्लेषण किया जाता है। तो तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है? तथ्यों की प्राप्ति एवं उनका विश्लेषण किया जाता है। व्यवहारवादी प्रकृति विज्ञान की भांति राजनैतिक विज्ञान में भी परिष्कृत तकनीकी का उपयोग करने पर बल देता है, जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और प्रशिक्षण योग्य सामग्री एकत्रित की जाए। कौन सी सामग्री? सुसंगत, विश्वसनीय और प्रशिक्षण योग्य सामग्री एकत्रित की जा सके। व्यवहारवादी विश्लेषण में सांख्यिकीय सर्वेक्षण, प्रतिदर्शा, गणितीय प्रतिरूप एवं साक्षात्कार जैसे वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमाणीकरण। तो प्रमाणीकरण में क्या है? प्रमाणीकरण से आशय एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों एवं विवरण आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया व्यवहारवादियों की मान्यताएं हैं कि एक एकत्रित सामग्री तथ्यों में निश्चित एवं स्पष्टता लाने के लिए प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है। ये प्रमाणीकरण का मानना है। नेक्स्ट है विशुद्ध विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहते हैं। तो व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान को किस रूप में? एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति का परिष्कृत विज्ञान ही राजनीतिक समस्याओं के समाधान में प्रभावशाली होना। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की भांति परिष्कृत पद्धतियों के प्रयोग करने पर बल देते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारवाद का उद्देश्य। तो साथियों, अगर आप भी एक बुकलेट लेकर इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक बताए जाते हैं उन्हें शॉर्ट माध्यम से भी लिख सकते हैं, ताकि वो आपको याद करने में आसान हो। और नहीं तो वीडियो को दोबारा भी अवश्य देखें, क्योंकि उससे आपका रिवीजन अवश्य होगा। तो व्यवहारवाद के उद्देश्य नेक्स्ट टॉपिक है। व्यवहारवाद का मूल्य उद्देश्य राजनीति विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना है, जैसा कि प्रकृति विज्ञानों में होता है। उन्होंने राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक साथ जोड़ा। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन के उपागम का खंडन किया। तो क्या किया? राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत अध्ययन के उपागम का खंडन किया। इन्होंने राजनीतिक विज्ञान में मूल्य के बजाय तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। किसके? राजनीति विज्ञान में मूल्य के बजाय तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया व्यवहारवाद ने। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की कमियां। तो व्यवहारवाद की कौन सी कमियां हैं? पहला है व्यवहारवादी अतिथ्यवाद के शिकार हो गए। तो किसके शिकार हो गए? अतिथ्यवाद के शिकार हो गए। दूसरा है व्यवहारवादी किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे। तो ये किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में भी असफल रहे व्यवहारवादी। तीसरा है व्यवहारवादियों का अध्ययन समय के अनुसार प्रासंगिक भी सही नहीं हो सका, इसलिए इसकी कमियां उजागर हुई। नेक्स्ट है परिमाण स्वरूप डेविस ने स्वयं
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। परिमाण स्वरूप डेविस ने स्वयं 1969 ईस्वी में व्यवहारवाद का संशोधन किया तथा उत्तर व्यवहारवाद का नारा दिया। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, उत्तर व्यवहारवाद का नारा किसने और कब दिया? तो किसने दिया? तो डेविस ने दिया। और कब दिया? 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उत्तर व्यवहारवाद को नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। तो उत्तर व्यवहारवाद को क्या कहा जाता है? नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। यह व्यवहारवाद का अगला चरण एवं संशोधित रूप है। उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन डेविस स्टन ने वर्ष 1969 ईस्वी में अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में इसकी घोषणा की थी। तो नेक्स्ट है, उत्तर व्यवहारवाद के दो मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? कार्य और प्रासंगिकता। ये क्या है? उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट है, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय का कौन से कारण है? यह है, तत्कालीन राजनैतिक शोध के प्रति असंतोष के कारण उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो तत्कालीन राजनैतिक शोध के प्रति असंतोष के कारण क्या हुआ? उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है, इसके उदय होने के प्रमुख कारण। तो इसके उदय होने के कौन कौन से कारण हैं? पहला है व्यवहारवाद के प्रति असंतोष, दूसरा है उचित भविष्यवाणी का अभाव, तीसरा है तत्कालीन सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियां, चौथा है तत्कालीन राजनैतिक शोध के प्रति गहरा असंतोष। ये क्या है? व्यवहारवाद के उदय होने के प्रमुख कारण हैं। अगला नेक्स्ट है, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। तो उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या है? डेविस स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई है। तो किसने? डेविस स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई है। कितनी आधारशिलाएं बताई है? 7 आधारशिलाएं बताई है। पहला है, प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, चौथा है बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका, पांचवा है सामाजिक समस्याओं के विश्वसनीय निदान पर बल, छठवां है कर्मनिष्ठ विज्ञान और सातवां है व्यवसाय का राजनीतिकरण। नेक्स्ट टॉपिक है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन क्या है? आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचार है। इसका विकास सुकरात तथा उनके शिष्य प्लेटो ने किया। तो आदर्शवाद क्या है? पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचार है। इसका विकास सुकरात तथा उनके शिष्य प्लेटो ने किया था। किसने किया था? सुकरात तथा उनके शिष्य प्लेटो। अगर पूछा जाए सुकरात के शिष्य कौन है, तो ध्यान रखना प्लेटो हैं। उनके पश्चात डेकार्ट, ब्राकले, कांट, फिकेट, हीगल आदि दार्शनिकों ने इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया। यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। ये क्या मानती है? ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है आदर्शवाद। और प्रकृतिवाद स्वयं क्या मानता है? प्रकृतिवाद को ही महत्व देता है। और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत सर्वश्रेष्ठ है। ये क्या मानता है? इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। क्या मानती है? ये ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानता है या मानती है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। तो आदर्शवाद क्या मानता है? मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति है। नेक्स्ट है आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आइडिया और दूसरा शब्द इज्म है। बीच में एल अक्षर की सौंदर्यता के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए? एल अक्षर सौंदर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो आइडिया का अर्थ विचार है। तो आइडिया का अर्थ क्या है? विचार है। और इज्म का अर्थ वाद है। इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विचारवाद भी कहा जाता है। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान में
वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं और आदर्शवादी दार्शनिक क्या हैं, विचारों को ही सत्य मानते हैं। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को महत्व दिया। तो प्लेटो ने क्या किया, चिंतन, विचारों और तर्क आदि को महत्व दिया प्लेटो ने। आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। तो आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन को प्रकृति को वास्तविक मानता है। नेक्स्ट है आदर्शवादियों का विश्वास है। क्या है, आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। तो आदर्शवादियों का विश्वास क्या है, जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। उनका यह भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। अतः आदर्शवादियों को मनवादी या अध्यात्मवादी कहना अधिक ठीक होगा। तो आदर्शवादियों को मनवादी या अध्यात्मवादी कहना अधिक ठीक होगा। नेक्स्ट, एडमस के अनुसार, तो एडमस के अनुसार परिभाषा है, आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास को व्याप्त है। तो एडमस के अनुसार आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। कौन, एडमस के अनुसार। नेक्स्ट है जे.एस. रास के अनुसार। तो जे.एस. रास के अनुसार क्या है, आदर्शवादी दर्शन के बहुत और विविध रूप हैं। क्या है, आदर्शवादी दर्शन के बहुत और विविध रूप हैं, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा है। वास्तविक रूप मानसिक चरित्र का रूप है। तो वास्तविक रूप किसका है, मानसिक चरित्र का रूप है। ये जे.एस. रास के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट है हार्न के अनुसार। तो हार्न के अनुसार क्या कहा गया है, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। ये किसके अनुसार है, हार्न के अनुसार। नेक्स्ट है आदर्शवाद के मूल तत्व। तो आदर्शवाद के मूल तत्व क्या हैं, आदर्शवादी विचारधारा के स्वरूप को समझने के लिए इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा व मूल्य मीमांसा का विवेचन किया गया है। तो आदर्शवादी विचारधारा के स्वरूप को समझने के लिए क्या किया गया है, इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट है आदर्शवाद के तत्व या मीमांसा। तो आदर्शवाद के तत्व मीमांसा हैं, आदर्शवादी विचारधारा विचार पर आधारित है, इसके अनुसार विचार ही सत्य है। तो आदर्शवादियों के अनुसार क्या है, विचार ही सत्य है, भौतिक जगत असत्य है। ये क्या कहते हैं, विचार ही सत्य है और भौतिक जगत असत्य है। कौन कहते हैं, आदर्शवादी। आत्मा और आध्यात्मिक चिंतन को महत्व देते हैं। ये आत्मा और आध्यात्मिक चिंतन को महत्व देते हैं। कौन देते हैं, आदर्शवाद। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो के अनुसार क्या कहा गया है, संसार भौतिकता में नहीं बल्कि विचारों में है। तो प्लेटो क्या कहते हैं, संसार भौतिकता में नहीं बल्कि विचारों में है। प्लेटो मन एवं तर्क को प्रमुख मानता है। तो प्लेटो क्या मानता है, मन एवं तर्क को प्रमुख मानता है। डेकार्ट ने भी मन को ही प्रमुख माना है। नेक्स्ट है आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा। आदर्शवाद एक ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। तो आदर्शवाद क्या है, ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। सुकरात के दर्शन में बुद्धिवाद देखने को मिलता है। तो सुकरात के दर्शन में क्या मिलता है, बुद्धिवाद देखने को मिलता है। सुकरात के अनुसार वास्तविक ज्ञान अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। प्लेटो ने सुकरात की आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव अवधारणाओं को वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव अवधारणाओं में परिवर्तित करके विचार की संज्ञा दी है। किसने, प्लेटो ने। नेक्स्ट है प्लेटो ने ज्ञान को 3 रूपों में बांटा है। तो पूछा जाए प्लेटो ने ज्ञान को कितने रूपों में बांटा है, तो 3 रूपों में। कौन कौन से, इंद्रिय जन्य ज्ञान, सामान्य जन्य ज्ञान और चिंतन जन्य ज्ञान। ये 3 रूपों में बांटा है प्लेटो ने। नेक्स्ट है
बर्कले सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते हैं। किसको मानते हैं? बर्कले सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते हैं। कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्क बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है। और कांटे ने क्या माना है? कांट ने क्या माना है? आत्मा के स्थान पर तर्क बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है। नेक्स्ट है आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा। तो आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा क्या है? आदर्शवाद के अनुसार जीवन के अंतिम मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम माने गए हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीना आवश्यक है। तो इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए क्या है? मनुष्य को नैतिक जीवन जीना आवश्यक है। नैतिक जीवन जीने के लिए मनुष्य में 4 सद्गुणों का होना आवश्यक है। कौन कौन से? संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना क्या है? आवश्यक है। यदि मनुष्य इन सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है तो वह सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति कर अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लेता है। तो अगर ये इन चारों गुणों को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है तो ये क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति कर अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, अपनी आत्म अनुभूति को तृप्त कर लेता है। ये आदर्शवाद का कथन है। नेक्स्ट है आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत। तो आदर्शवाद के क्या सिद्धांत हैं? आध्यात्मिक जगत को महत्व। आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक जगत को भौतिक तथा प्रकृति जगत की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया है। किसने? आदर्शवादियों ने। अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति का स्वरूप भी आध्यात्मिक है, भौतिक जगत मिथ्या है। तो ये क्या मानते हैं? आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ और भौतिक जगत को मिथ्या मानते हैं। नेक्स्ट है मानव व्यक्तित्व में विश्वास। तो ये क्या है? मानव व्यक्तित्व में विश्वास। आदर्शवादी मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। तो आदर्शवादी क्या मानते हैं? मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग करता है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र रहे युग युगांतर से चले आते हुए मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाकलापों के परिणाम हैं। तो अगला नेक्स्ट है अनेकता में एकता। तो आदर्शवाद क्या मानता है? अनेकता में एकता। आदर्शवाद अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है। तो आदर्शवाद क्या मानता है? अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है। उसके अनुसार समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। तो क्या है? आदर्शवादियों के अनुसार समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। संपूर्ण विश्व एक केंद्रित शक्ति से संचालित तथा क्रियाशील है। यह तत्व समस्त प्राणियों विविधताओं के बावजूद एक सूत्र में बंधता है। नेक्स्ट है फ्रॉबेल के अनुसार। तो फ्रॉबेल के अनुसार क्या कहा गया है? इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में देव्य या एकता है, यही एकता परमात्मा है। तो फ्रॉबेल क्या कहते हैं? इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं सब देव्य या एकता है के स्वरूप है, यही एकता परमात्मा है। और नेक्स्ट है आध्यात्मिक मूल्य पर विश्वास। तो ये क्या करते हैं? आध्यात्मिक मूल्य पर विश्वास करते हैं। आदर्शवादी आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम को शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं। तो ये क्या मानते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम को शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं। उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना है, तभी ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। तो सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करके ही वो क्या मानते हैं? ईश्वर की प्राप्ति को संभव मानते हैं। इन 3 आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में मानव के मन की तीनों क्रियाएं ज्ञान, अनुभव और इच्छा शामिल है। कौन कौन सी? मन की तीनों क्रियाएं ज्ञान, अनुभव और इच्छा क्या है? शामिल है। नेक्स्ट है जे.एस. रास के अनुसार। तो जे.एस. रास के अनुसार क्या कहा गया है? आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम और सुंदरम निरपेक्ष गुण है, जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण क्या है? उपस्थित है। ये किसने कहा? जे.एस. रास के अनुसार है। नेक्स्ट है आदर्शवाद और शिक्षा। तो आदर्शवाद और शिक्षा में क्या कहा गया है? आदर्शवाद दार्शनिक चिंतन
की प्राचीनतम विचारधारा है। तो आदर्शवाद क्या है? दार्शनिक चिंतन की प्राचीनतम विचारधारा है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करता है। क्या करता है? आदर्शवादियों के अनुसार क्या है? शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति क्या करता है? आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करता है। ये किसने कहा? आदर्शवादियों का ये कथन है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के दो रूप हैं। तो आदर्शवादियों के अनुसार ध्यान रखना, शिक्षा के दो रूप हैं। कौन कौन से? भौतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा। और ये भौतिक उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है। तो भौतिक उद्देश्य क्या है? शरीर की रक्षा करना है। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर उसका जीवन निर्भर है। इसी की सहायता से वह अपने भौतिक वातावरण की अपनी इच्छा अनुसार और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त बना लेता है। ये आदर्शवादियों का कथन है। अगला है प्रकृतिवाद की परिभाषाएं। तो प्रकृतिवाद की परिभाषाएं किसके अनुसार? मुनरो के अनुसार। तो मुनरो ने क्या परिभाषा दी है? शिक्षा के उद्देश्य बालक की प्रकृति शक्ति को पूर्ण तथा स्वच्छता पूर्वक विकसित होने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करना ही प्रकृतिवाद है। ये किसने कहा? मुनरो ने कहा। दूसरी परिभाषा है रूसो के अनुसार। तो रूसो ने क्या कहा है? बालक को विभिन्न ज्ञान तथा विज्ञान से चोट मत पहुंचाओ, बल्कि उसमें उसकी रुचि को जागृत करो। ये किसने कहा? रूसो ने कहा है कि बालक को विभिन्न ज्ञान तथा विज्ञान से क्या करो? चोट मत पहुंचाओ, बल्कि उसमें उसकी रुचि को जागृत करो। बालक की रुचि को जागृत करो। कौन कहते हैं? रूसो महोदय कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद का अर्थ। तो प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है? प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें प्रकृति को ही सब कुछ माना गया है। तो प्रकृतिवाद में क्या माना गया है? प्रकृति को ही सब कुछ माना गया है। इसमें पदार्थ और प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही जन्म लेती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। ये प्रकृतिवाद का ही कथन है। इसमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। तो प्रकृतिवाद में क्या है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होता है उसको ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। प्रकृतिवाद आत्मा तथा परमात्मा में विश्वास नहीं करती। तो प्रकृतिवाद क्या है? आत्मा तथा परमात्मा में विश्वास नहीं करती, ध्यान रखना, मानती है। और यह सत्य तथा पारलौकिक जगत को झूठ मानता है। तो ये क्या प्रकृतिवाद क्या करता है? कि यह सत्य तथा पारलौकिक जगत को झूठ मानता है। अब आया नेक्स्ट यथार्थवाद। तो यथार्थवाद भी दो शब्दों से मिलकर बना है। रियलिज्म, रियल यानी कि वास्तविक, और इल्वाद। तो रियल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के रेस शब्द से हुई है। तो ध्यान रखना, रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? रेस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? वस्तु या वास्तविकता। रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तु संबंधी विचारधारा। तो रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? वस्तु संबंधी विचारधारा। अर्थ यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की ही वह विचारधारा है जो वस्तु के अस्तित्व को ही यथार्थ मानती है। अर्थात व्यक्ति जो कुछ देखता है अथवा अनुभव करता है वही सत्य है। कौन मानता है? यथार्थवाद। यह विचारधारा सभी समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टि से देखती है। तो व्यवहार यथार्थवाद क्या करता है? सभी विचारधाराओं को या सभी समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है। तो रास महोदय के अनुसार परिभाषा दी गई है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कौन कह रहे हैं? रास जी कह रहे हैं कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं को यथार्थ जगाता है। तो किसकी परिभाषा? ये रास की परिभाषा है। और नेक्स्ट परिभाषा किसने दी? कार्टर वी गुड के अनुसार। तो क्या कहा इन्होंने? यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थता या भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति और उसके गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं। तो ये क्या होना चाहिए? गुण। तो नेक्स्ट है यथार्थवाद के मूल्य सिद्धांत। तो यथार्थवाद के मूल्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है।
तो ये क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। ये प्रत्यक्ष को मानते हैं कि वही सत्य है। कौन मानता है? यथार्थवाद। आत्मा पदार्थ जन्य चेतना तत्व है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है और पारलौकिक जगत में विश्वास नहीं मानते। कौन? यथार्थवाद। ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। वर्तमान और व्यवहारिक जीवन पर बल देना, ये किसका मानना है? यथार्थवाद का मानना है। नेक्स्ट है यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य। तो यथार्थवादी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं? पहला है इंद्रिय ज्ञान पर बल देना, तो ये इंद्रिय ज्ञान पर बल देते हैं। दूसरा है जीवन को सुखमय बनाना, यथार्थवाद की शिक्षा की ये विशेषता है। व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये क्या है? पांचों ही कथन किसके हैं? यथार्थवादी शिक्षा के ये उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। तो यथार्थवाद में कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम व्यापक और जीवन उपयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम व्यापक और जीवन उपयोगी होना चाहिए। यथार्थवादियों ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को स्थान दिया है। तो यथार्थवादियों ने क्या दिया है? वैज्ञानिक विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। नेक्स्ट है यथार्थवाद और शिक्षक। तो यथार्थवाद और शिक्षक, यथार्थवादियों ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार शिक्षक को बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक बालक के पथ प्रदर्शक एवं मार्गदर्शन के रूप में होना चाहिए। ये क्या कहते हैं? यथार्थवाद कहता है शिक्षक के लिए। नेक्स्ट है यथार्थवाद और शिक्षार्थी। तो यथार्थवाद और शिक्षार्थी में क्या महत्व है? यथार्थवादियों के अनुसार विद्यार्थी कोरी स्लेट के समान है। बालक जैसे वातावरण में रहेगा वैसा ही बनेगा। किसने कहा? यथार्थवाद ने कहा कि विद्यार्थी कोरी स्लेट के समान है, बालक जैसे वातावरण में रहेगा वैसा ही बनेगा। तो ये किसने कहा? यथार्थवादियों ने। नेक्स्ट है यथार्थवाद और शिक्षण विधियां। तो यथार्थवाद और शिक्षण विधियां, यथार्थवादियों के अनुसार बालक को कोई भी बात करके सिखाई जाए। यथार्थवाद रटने के सिखाने को क्या करता है? विरोध करता है। तो यथार्थवाद रटने के सीखने पर विरोध करता है यथार्थवाद। और इसमें कौन सी विधियां हैं? आगमन एवं निगमन विधि, निरीक्षण विधि, तो यथार्थवाद की शिक्षण विधियां क्या है? आगमन एवं निगमन विधि, निरीक्षण एवं प्रशिक्षण विधि, अनुभव द्वारा सीखना, ये क्या है? यथार्थवाद की शिक्षण विधियां हैं। नेक्स्ट है यथार्थवाद और विद्यालय। तो यथार्थवाद और विद्यालय क्या है? यथार्थवादी विद्यालय की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। तो यथार्थवादी क्या करते हैं? विद्यालय की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार विद्यालय ही वह स्थान है जहां बालक को सामाजिक जीवन जीना सिखाया जाता है। तो जहां बालक को सामाजिक जीवन जीना सिखाया जाता है, ये किसकी विचारधारा है? यथार्थवाद की। नेक्स्ट है यथार्थवाद और अनुशासन। तो यथार्थवाद और अनुशासन में क्या है? यथार्थवादी बलपूर्वक स्थापित किए गए अनुशासन का विरोध करते हैं। तो यथार्थवादी क्या करते हैं? बलपूर्वक स्थापित किए गए अनुशासन का विरोध करते हैं। उनके अनुसार अनुशासन प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए। किस पर? अनुशासन प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए, ये यथार्थवाद का मानना है। नेक्स्ट है यथार्थवाद का मूल्यांकन। तो यथार्थवाद का मूल्यांकन क्या है? दमन्यात्मक अनुशासन का विरोध करना, वैज्ञानिक विषयों को महत्व देना, अनुभव द्वारा सीखने पर बल देना, व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना, ये क्या है? यथार्थवाद का मानना है। नेक्स्ट है यथार्थवाद के दोष। तो यथार्थवाद के कुछ दोष भी हैं। कौन कौन से हैं? भविष्य के बारे में ना सोचना। तो यथार्थवाद भविष्य के बारे में नहीं सोचता। दूसरा है शिक्षक का गौण स्थान है। तीसरा व्यक्तियों के आदर्श को महत्व नहीं दिया जाता है आदर्शवाद में। नेक्स्ट है आदर्शवाद के अनुसार किस जगत को महत्वपूर्ण स्थान है? अच्छा, अब आया क्वेश्चन। अब करेंगे हम क्वेश्चनों को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है
आदर्शवाद के अनुसार किस जगत को महत्वपूर्ण स्थान है? तो आदर्शवाद किस जगत को महत्वपूर्ण स्थान देता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आध्यात्मिक जगत को। तो साथियों, क्लास लंबी ना हो तो इसलिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन ही रखे, ताकि एक क्वेश्चन ज्यादा हो और समय की आपकी बचत हो। तो सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना, किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी पूछा जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आदर्शवाद के अनुसार किस जगत को वो महत्वपूर्ण स्थान देते हैं? तो आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं आदर्शवाद। दूसरा है, प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? तो प्राचीन आदर्शवाद के जनक पूछा जाए तो कौन है? कांट महोदय प्राचीन आदर्शवाद के जनक हैं। नेक्स्ट है, आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसको महत्व दिया गया? तो आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसको महत्व दिया गया? तो विचारों को महत्व दिया गया आदर्शवाद दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है अगर पूछा जाए तो कौन है? हीगल वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हैं। नेक्स्ट है, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई? तो आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई? तो किस शक्ति से हुई? आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा क्या हुई? आदर्शवाद ने क्या माना? ब्रह्मांड की रचना का माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हैं? तो कौन से आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हैं? बर्कले। कौन है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक? बर्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन की शाश्वत मूल्य या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया? तो क्या है क्वेश्चन? पूछा भी जाए तो किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन की शाश्वत मूल्य या आदर्श के रूप में व्यक्त किया है? तो ये क्या है? प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम? तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? सुकरात, प्लेटो, स्पिनोजा एवं हीगल। ये क्या है? आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? आत्म अनुभूति। क्या है? आत्म अनुभूति। नेक्स्ट है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो ये कैसी है? आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा आध्यात्मिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि के जनक कौन है? तो पूछा जाए खेल विधि के जनक कौन है? तो फ्रॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद विवाद विधि के जनक कौन है? तो वाद विवाद विधि के जनक कौन है? भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक वाद विवाद विधि के जनक है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? तो प्रकृतिवाद ने किसको शिक्षा का केंद्र बिंदु माना? तो इसका आंसर होगा बालक को। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। अगला है, प्रकृतिवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो मुक्त्यात्मक अनुशासन होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद किसे अंतिम सत्य मानता है? तो प्रकृतिवाद किसे अंतिम सत्य मानता है? तो पदार्थ को अंतिम सत्य मानता है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादियों ने सीखने की सबसे उचित विधि बताई है? तो प्रकृतिवादियों ने सीखने की सबसे उचित विधि क्या बताई है? खेल विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवादियों ने किस ज्ञान का विरोध किया? तो प्रकृतिवादियों ने किस ज्ञान का विरोध किया? किस ज्ञान का किया? पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादियों के अनुसार सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? तो प्रकृतिवादियों के अनुसार सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? भौतिक संबंधता की प्राप्ति। प्रकृतिवाद कितने रूप हैं? तो प्रकृतिवाद के कितने रूप हैं? क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने हैं? 4 रूप। प्रकृतिवाद के 4 रूप हैं। कौन कौन से हैं ये आगे बताया जाएगा। कौन कौन से हैं? भौतिक प्रकृति, यांत्रिकवादी प्रकृति, प्रकृतिवाद और जीव विज्ञान। ये क्या है? 4 प्रकृतिवादी के 4 प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया? तो ह्यूरिस्टिक विधि को प्रकृतिवाद ने सीखने की विधि का जन्म
दिया, यानी कि प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया, तो किस विधि को दिया, ह्यूरिस्टिक्स विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद ने किसके महत्वपूर्ण को अस्वीकार किया, तो प्रकृतिवाद ने किसके महत्वपूर्ण को अस्वीकार किया, तो आत्मा और परमात्मा के को क्या किया, प्रकृतिवाद ने अस्वीकार किया। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादियों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है, तो किसे माना, ज्ञान इंद्रियों को। तो प्रकृतिवादियों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है, तो ज्ञान इंद्रियों को आवश्यक माना है। नेक्स्ट है, शिक्षा का प्रयोजनवाद के जन्मदाता। शिक्षा में वैसे प्रयोजनवाद टॉपिक नहीं दिया गया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखना कि शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है, तो चार्ल्स पियर्स शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं और इनका समय क्या है, 1839 से 1914 ईस्वी। नेक्स्ट है, प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, तो प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, बालक का समाजीकरण करना क्या है, प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट है, प्रयोजनवाद किसे ये होना चाहिए, किसे सर्वोच्च स्थान देता है, तो प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। तो प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है, ध्यान रखना, क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। दो वकील कृति किसकी है, महत्वपूर्ण है, ये याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। दो वकील कृति किसकी है, तो दाउमियर की ये कृति है, दो वकील। नेक्स्ट है, द वर्गिंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम क्या है, डाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्रकार अति यथार्थवाद से प्रभावित है, तो निम्न में से कौन सा चित्रकार अति यथार्थवाद से प्रभावित है, तो विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवाद से प्रभावित चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार चित्रकार भी है, तो कौन है, दाउमियर चित्रकार भी है और चित्रकार के साथ साथ क्या है, सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार चित्रकार भी कहलाते हैं, कौन, दाउमियर। फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया, तो किस प्रकार के, अति यथार्थवाद। तो फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है, तो अति यथार्थवाद चित्रों का विकास किया है। नेक्स्ट है, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन है, तो कौन है, दाउमियर। तो तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति के चित्रकार कौन है, दाउमियर जी हैं। नेक्स्ट है, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्र कार्य किया, तो किस वाद में चित्र कार्य किया, अति यथार्थवाद में विकास भट्टाचार्य ने चित्र कार्य किया। नेक्स्ट है, अति यथार्थवाद के किस चित्रकार के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना, तो किसने पहचाना, सल्वाडोर ने। तो अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलाकार स्वप्न को पहचाना, तो किसके, सल्वाडोर के कलात्मक महत्व को पहचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्वाडोर डाली की कला आंदोलन से संबंधित है, तो कौन सी है, घनवाद। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रमुख अति यथार्थवाद चित्रकार का नाम है, तो क्या है, सल्वाडोर डाली। तो साथियों, आज हमने टॉपिक नंबर 2 सॉल्व किया। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज सामान्य ज्ञान पर लेकर आपको बीच उपस्थित होंगे। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। और क्लास को पूरा अवश्य देखना ताकि हर क्वेश्चन आपकी समझ में आए और कहीं से भी कोई टॉपिक आपसे छूटे ना। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय